अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ डिस्कस एक्सप्रेसिव रियलिज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म एंड आल्सो डिफरेंशिएट देम फ्रॉम ईच अदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होती है और क्या, व्हाट आर द सम ऑफ द assumption ऑफ क्लासिक रियलिज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म अटेम्प्ट्स टू चैलेंज। कि ये जो क्लासिक रियलिज्म है उसकी क्या एजम्पशन है, और दैट न्यू क्रिटिसिज्म अटेम्प्ट टू चैलेंज। ये जो इसका फर्स्ट चैप्टर था ना, जो हमने शुरू में पहला ही पढ़ा था, जो कॉमन सेंस वाला था, कॉमन सेंस एंड क्रिटिसिज्म, उसी में हमने एक जो है टॉपिक पढ़ा था जो कि क्लासिक रियलिज्म के बारे में था। इन व्हाट वेज न्यू क्रिटिक्स चेंज द अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड लिटरेरी टेक्स्ट। किस तरीके से ये जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो चेंज कर देते हैं अप्रोच टू क्रिटिसिज्म towards the literary text. Expressive realism is based upon the assumption of common sense of view literature. Common sense assumes that valuable literary texts, those which are in special way worth reading, tell truth about the period which produces them, about the world in general or about human nature. And that in doing so, they express the particular perception, the individual insights of their author. कॉमन सेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि कॉमन सेंस जो है वो एज्यूम करती है उस वैल्यूएबल लिटरेरी टेक्स्ट को whose those which are in special way worth reading, जो कि स्पेशल वे में वर्थ रीडिंग भी होते हैं, सच भी बताते हैं अबाउट द पीरियड, उस पीरियड के बारे में विच प्रोड्यूस देम। ठीक है, जिसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। जैसे हमने चौसर का पढ़ा तो हम कहते हैं जी 14th सेंचुरी पोएट था, उसने 14th सेंचुरी कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी के बारे में लिखा था। वो उसमें हम कैंटरबरी टेल्स में देखते हैं कि वो एक ट्रुथ भी बताती है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो हमारी कॉमन सेंस है जो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई चौसर की कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक वर्थ रीडिंग बुक है अबाउट द 14th सेंचुरी सोसाइटी एंड दैट, और उस किताब के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो यूनिवर्सल, उसके अंदर यूनिवर्सलिटी है। सेकेंडली हमने चौसर की रियलिज्म के बारे में भी उसने पढ़ा था ना। तो अब ये जो कॉमन सेंस है ना, वो एक्चुअली हमारी, वो हमें क्या करती है, वो एज्यूम करती है इन सारी चीजों को अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल और अबाउट ह्यूमन नेचर। उसमें हमने दुनिया को, उसके सारे कैरेक्टर्स को इन जनरल देखा, और हमने उसके कैरेक्टर्स में ह्यूमन नेचर भी देखी। एंड दैट इन डूइंग सो दे एक्सप्रेस द पर्टिकुलर परसेप्शन, और उनके कैरेक्टर्स के थ्रू हमने पर्टिकुलर परसेप्शंस भी देखी। द इंडिविजुअल इनसाइट्स, हमने इंडिविजुअल इनसाइट भी देखी ऑफ देयर ऑथर्स। ठीक है, इंडिविजुअल इनसाइट्स भी देखी ऑफ देयर ऑथर। कॉमन सेंस बिलीव दैट लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, रियलिटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड लिटरेचर मेरली रिप्रेजेंट्स इट। आप बेशक इधर लिख दीजिएगा चौसर के बारे में ना, तो इसके भी मार्क्स होते हैं। क्रिटिसिज्म में आप, जैसे मैं आपको बीच बीच में से एग्जांपल्स दे रही हूँ ना कि फलानी बुक में ऐसे हुआ था, यूं हुआ था, बेटा आप ये बेशक एग्जांपल्स दे दें, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। क्रिटिसिज्म में आपने जस्ट थियोरी तक नहीं रहना होता, आपके जहन में कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है रिलेटेड टू कॉमन सेंस, आप कहें कि हाँ चौसर की कैंटरबरी टेल्स एक ऐसी किताब थी जिसमें हमारी कॉमन सेंस जो है वो वो ये अज्यूम करती है कि दीज कैरेक्टर्स आर रियल, और उसका टेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सल टेक्स्ट है, ये सारी चीजें। ठीक है, common sense believe that literature is the reflection of society, reality exists in the world and literature merely represents it. The author is the person who possesses more than usual abilities and sensibilities, and he can experience and observe these realities better than common people. A literary work is the record of his experiences and observations. ठीक है, और एक लिटरेरी वर्क क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का। देयरफॉर इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन द रिलेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ इट्स ऑथर। We do not need a critical theory to understand a text because it reflects those things which we already know, such that the reality that surrounds our existence, and it is just a matter of common sense. Wellesley says that even though common sense denies the need of critical theory, but it also depend the theories of humanism and art as mimesis. Mimesis अभी अरिस्टोटल की थ्योरी है mimesis, इसको थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी कहते हैं, कॉपी करना। अरिस्टोटल इज द व्यू दैट आर्ट इज mimesis, ये जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं दैट इज अ mimesis।
ठीक है, दैट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम ये जो रियलिटी को इमिटेट करते हैं, रियलिटी को कॉपी करते हैं, इसको कहते हैं मैमिसिस। एन आर्टिस्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्व्स रियल पीपल। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक एक्टर जो होता है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, वो कहता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व करता है रियल पीपल को और इवेंट्स जो कि उसके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, और फिर उनको रिप्रेजेंट करता है इन द वर्क ऑफ आर्ट इन अ स्लाइटली आइडियलाइज्ड मैनर। ऑन द अदर हैंड, रोमांटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। रोमांटिक्स, जिसमें ये वर्ड्सवर्थ की थियरी थी कि वो कहता था पोएट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, expressed by a person who possess more than usual organic sensibilities. This concept is that of humanism, so we can say that theory of expressive realism is derived from Aristotle and Romanticism. Expressive realism basically एक ऐसी realism होती है जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा टेक्स्ट जो कि रियल होता नहीं है लेकिन वो रियल लगता है, या उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि वो रियल लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्टर्स हैं बेटा, वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट द रियल। ठीक है, वो जो एक्टर्स हैं उनको तो एक टेक्स्ट दिया गया कि भाई ये ड्रामा है, ये डायलॉग है, आपने ये बोलने हैं। तो ना तो कैरेक्टर्स रियल हैं, ना वो जो उनको डायलॉग्स दिए गए हैं वो रियल हैं। ठीक है, वो रियल नहीं है, यानी कि वो तो एक इमिटेशन है, वो तो एक मेमेसिस है, वो तो एक कॉपी है। ठीक हो गया। अब उसको एक्सप्रेस इस वे में किया जाता है, उस ड्रामा को ऑर्गेनाइज इन अ वे किया जाता है कि वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म लगता है। उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो आपको रियल लगता है। तो इसको कहते हैं बेटा एक्सप्रेसिव रियलिज्म, कि टेक्स्ट एक्चुअली रियल होता नहीं है लेकिन उसको एक्सप्रेस इस वे में किया जाता है कि वो रियल लगता है, दैट सीम्स टू बी रियल। टेक्स्ट itself is not the real one, but expressed in a way that it seems to be real. लिख लें ये definition. Text itself is not the real one, ठीक है, but expressed in a way to that it seems to be real one. That's why it is known as expressive realism. ये जो एक्टिंग होती है, और वो जो हम लोग जो हैं कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, मूवी होती है, ट्रेजेडी हो जाती है, हम रोना शुरू कर देते हैं, क्यों होता है? द रीजन इज दैट वो लग ऐसे ही रहा होता है, वाकई रियलिटी में ऐसे होता है। एक्सप्रेस इस तरह से किया जाता है कि रियलिटी लग रही होती है। ठीक हो गया, समझ आ गई अब एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होती है? द प्रॉब्लम विद एक्सप्रेसिव रियलिज्म इज दैट इट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। इट इज बेस्ड अपॉन टू assumption. An artist should present reality as it is. An artist should also express his feeling and emotions which he or she felt at the time of creating and piece of art. एक आर्टिस्ट जो है उसको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उसको रियलिटी एज इट इज प्रेजेंट करनी होती है, और एक आर्टिस्ट शुड आल्सो एक्सप्रेस हिज फीलिंग, और एक आर्टिस्ट को अपनी फीलिंग्स भी जो है एक्सप्रेस करनी होती है, और इमोशंस भी विच ही और शी फेल्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग पीस ऑफ आर्ट, जो वो और ही और शी जो है वो एक्सप्रेस करता है, फेल्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द पीस ऑफ आर्ट, उस पीस ऑफ आर्ट के टाइम पे। इसके बाद वो यहाँ पे कहता है these two concepts become self contradictory because everybody can understand the presentation of reality, but expressive realism says that feelings and emotions evoked by a work of art. ठीक है, वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म ये कहती है ये जो फीलिंग्स और इमोशन है वो एवोक होती हैं एक वर्क ऑफ आर्ट पे, कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु आल्सो पोजेसेस मोर देन यूजुअल सेंसिबिलिटी। अब ये जो इमोशन फीलिंग्स और इमोशंस होती है ना बाय वर्क ऑफ आर्ट, वो उसी वक्त अंडरस्टूड होती हैं एक पर्सन से जो पोजेस करता मोर देन यूजुअल सेंसिबिलिटी। मतलब मोर देन यूजुअल सेंसिबिलिटी यानी कि उसके अंदर ये फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा होती है, सेंसिबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होती है, तो उसके अंदर ये फीलिंग्स और इमोशंस। बाज लोग होते हैं वो ट्रेजेडी देखते हैं बड़े ढीठ बन के बैठे होते हैं, बाज लोग होते हैं वो ट्रेजेडी देखते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर सेंसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। On the other hand, on the one hand, it says that art can be understood by everyone as it is the presentation of reality around it. But on the other hand, it says that we also need sensibilities like that of artists to understand this. एक तरफ तो वो कहता है आर्ट जो है वो
अंडरस्टूड होता है बाय एवरीवन, जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी होता है हमारे अंदर, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो रियलिटी होगी हमारे लिए सिर्फ वही आर्ट अंडरस्टूड होगा, उसके अलावा नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो ये भी कहता है कि एक इंसान को सेंसिबिलिटी भी चाहिए होती है, लाइक दैट ऑफ आर्टिस्ट टू अंडरस्टैंडिंग। एक आर्टिस्ट जिस लेवल पे जाके उसको अंडरस्टैंड करता है, देखिए बेटा बाज़ औक़ात में आप लोगों को पोइट्री की लाइंस डिफाइन कर रही होती, आप लोग जब तक पोइट के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, आप पोइट की सेंसिबिलिटी तक नहीं पहुंचेंगे, आप उसके टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। तो एक तरफ वो कहता है आर्ट जो है वो प्रेजेंटेशन है रियलिटी की जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो कहता है कि भाई वो जो आर्टिस्ट ने जो चीज क्रिएट कर दी है, वो जो एक ड्रामा लिख दिया है, वो एक पोइट्री का पीस ऑफ आर्ट लिख दिया है, उस आर्ट को समझने के लिए एक ऑडियंस जो है उसके अंदर वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको समझ सके उस टेक्स्ट को, ठीक है। मुश्किल हो जाता है ना बाज़ों का टेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हमारी सेंसिबिलिटी उस टेक्स्ट तक नहीं पहुंची होती, दैट इज द मेन रीजन। न्यू क्रिटिसिज्म रिजेक्टेड द क्लेम्स ऑफ कॉमन सेंस। सम और कॉमन सेंस में यही होता है ना कि जी हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा होता है हम उसको परसीव करते हैं, बाकी नहीं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। सम मेजर थियरीज अटैच विद दिस मूवमेंट सच दैट आई ए रिचर्ड विलियम के वेमसेड, मॉनरे, बॉर्डस्ली, जॉन क्राउ, Ransom, Robert Van Buren, Kenneth Brooke, and T.S. Eliot. These critics strongly reject the notion that author or poet is the source of meaning. In this way, this was the first school of thought that tried to free a literature work from its author by asserting that work of literature is an independent, self-contained aesthetic object. Under the influence of expressive realism, it was a common practice to interpret literary text by analyzing author's life and time to determine the intention of author. और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म ये कॉमन प्रैक्टिस है कि इंटरप्रेट किया जाए लिटरेरी टेक्स्ट को बाय एनालाइजिंग ऑथर लाइफ। आपको बियोग्राफी पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है? टेक्स्ट पढ़ाने से पहले आपको बियोग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आप उस टेक्स्ट को एनालाइज कर सके। एंड टाइम्स टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ ऑथर, आपको बताया जाता है ये जो पोस्ट वॉर है, प्री वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया है, 14th सेंचुरी पोइट है, उस सोसाइटी में क्या हो रहा था, तो तब आपको पता चलता है कि ऑथर की इंटेंशन क्या थी कि उसने ये किताब क्यों लिखी। सच दैट वर्ड मीनिंग दैट ऑथर वांटेड टू गिव द टेक्स्ट, ठीक है, आपको ये सारी चीजें उससे पहले पढ़ाई जाती हैं। The author's letters, diaries, and essays, biographies, autobiographies, and other historical sources were quoted as evidence while elaborating a literary work. We can say that expressive realism seemed to pay more attention to the biographical and historical context rather than the text itself. The quest for author's intention has nothing to do with the literary criticism. Literary criticism के साथ ये author की intention को जानना ये कोई कुछ जरूरी नहीं है। They call the quest intentionally fallacy. It is a fallacy because you can never know what were the real intention of the author. इसको intentional fallacy इसलिए कहा गया क्योंकि हमें नहीं पता होता कि intention क्या थी author की when he wrote this piece of literature. Even if some writer leaves the record of his intentions, all we can know from that record is what he wanted to accomplish, not what he did accomplish. Sometimes the literary texts do not live up to the expectations of the author, and sometimes it proves to be richer than more complex than the author realized. Also, the meaning of the text can be different from the meaning of author wanted it to have. वो जो टेक्स्ट का मीनिंग होता है हो सकता है वो डिफरेंट हो, ऑथर जैसा चाह रहा हो। Therefore, knowing the intention of the author tells us nothing about the text itself. इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इंटेंशन ऑफ नोइंग द इंटेंशन ऑफ ऑथर के अगर हमें इंटेंशन ऑफ ऑथर पता चल जाए तो उसके टेक्स्ट के मीनिंग भी समझ आ जाए, which is why new criticism coined term intentional policy to refer to the mistaken belief that author intention is same as the text, कि author की intention भी same थी जैसे कि text के meaning थे। A literary work is timeless, autonomous, and self-sufficient verbal object. Reader and reading may change, but the literary text remains the same. When a writer writes something, he places and arranges words in a particular order. In this arrangement, this combination of words and become the source of meaning. This relationship complete
creates a complex meaning that cannot be reproduced by any other combination of words. New criticism requires a close reading of the text because the evidence needed to be interpreted is provided by language of the text itself. The images, symbols, metaphors, rhyme, meter, point of view, setting, characterization, plot, and so forth, all the formal elements that give our text its meaning. The importance of formal elements of literary text is the product of the nature of literary language. New critics says that literary language is different from scientific or everyday language. Scientific language and everyday language depend upon one-to-one relationship such that in both language one word has only one meaning. The word father means male parent, but literary language uses connotation, association, amplification, suggestions, and other linguistics elements. Thus, in a literary text, one word can have more than one meaning. The word father can also mean authority, protection, and responsibility. This is the reason that in literary language there is no difference between form and content. Form is the word, while content is the meaning given to that word. In scientific and everyday language, there is a difference between form and content. Putting it simply, how a literary text means it inseparable from what it means. Form and content of a literary work develops together. Therefore, it is the organic unity of the part that gives the whole its meaning. And this is the criterion by which a work of literature should be judged. The belief that the part of literary works give the whole its meaning led to this conclusion that single best or more accurate interpretation of text can be discovered. और ये बिलीव के पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क जो है वो होल इट्स मीनिंग देता है, तो वो उस कंक्लूजन को पहुंचता है कि एक सिंगल बेस्ट और मोर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन है ईच टेक्स्ट की जो कि डिस्कवर होती है. ठीक है, ये बेटा आज आपका क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इसको घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा.